हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये आपका क्लास 9 का जो जैक बोर्ड है उसका ऑफिशियल पेपर है, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइंस। और इसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा जस्ट रिलीज किया गया पेपर है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देखते हैं। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि पेपर का जो लेवल है आखिर मॉडरेट है या किस लेवल पे बनाया गया है, और इसके बेसिस पे हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो तैयारी है वो किस आधार पे होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास टोटल इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने होंगे 40, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। इसमें से हर क्वेश्चन के लिए हम लोग को मिलने वाले हैं करीब 2 मार्क्स, जिसमें टोटल हमारे पास 80 मार्क्स इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास 9 में यही मॉडल पेपर होने वाला है 80 मार्क्स के लिए। बाकी 20 मार्क्स हमारे स्कूल लेवल पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें हमारे पास नो निगेटिव मार्किंग है, यानी रॉन्ग भी हो जाएगा तो 0 नंबर मिलेंगे, उसमें माइनस नंबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास करना है कि माइनस नंबर नहीं है तो भी हम लोग को 0 नहीं लेना है, बल्कि पॉजिटिव नंबर हम लोग को रेस्पॉन्स करना है। ठीक है, और अगर मान के चलिए फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है बनाने में, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, तो उस केस में क्या करेंगे, कभी कभार अंदाज से भी आप लास्ट में 1-2 क्वेश्चन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास ये करना है कि 40 आउट ऑफ 40 हम लोग को स्कोर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। तो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन दोनों मीडियम में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें है कि वीड इफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाय। ठीक है, जो वीड होते हैं यानी कि जो खरपतवार होते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो कहेंगे बाय कॉम्पीटिंग फॉर द वेरियस रिसोर्सेज, यानी फसल में जितने भी प्रकार के जो संसाधन होते हैं, ठीक है, या जो भी हमारे पास न्यूट्रिशन मिलता है, वो सारे न्यूट्रिशन जो होता है उसमें बंटवारा हो जाता है। तो खरपतवार की वजह से यानी वीड्स की वजह से जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए प्लांट को, वो प्लांट को नहीं मिल पाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्जोटिक ब्रीड। ठीक है, एक्जोटिक ब्रीड यानी पोल्ट्री पक्षी का विदेशी नस्ल। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक्जोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री बर्ड, यानी पोल्ट्री पक्षी का जो विदेशी नस्ल होता है जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, हाई एग लेइंग। ठीक है, हाई लेग एइंग। तो जो हाई लेग एइंग होती है और ये पोल्ट्री पक्षी होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, इसका नाम है व्हाइट लेगन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा व्हाइट लेगन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी इज इटालियन स्पीसीज। ठीक है, यानी इटली का प्रजाति कौन कौन सा है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बताना है कि इटली का प्रजाति कौन कौन सा है। हनी बी का प्रजाति है यानी कि स्पीसीज, तो बोलेंगे एपिस मेलिफेरा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे एपिस मेलिफेरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गन पाउडर इज। ठीक है, गन पाउडर क्या होता है, बारूद। जो बारूद होता है यानी जो गन पाउडर होता है वो क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक तरह का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण। मिक्सचर यानी कि मिश्रण। जो बारूद होता है इसको हम लोग एलिमेंट नहीं कहेंगे, नहीं कंपाउंड कहेंगे, नहीं लिक्विड कहेंगे। ठीक है, पाउडर कह दिया है तो लिक्विड होने की संभावना वैसे भी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा मिश्रण है यानी कि मिक्सचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि द मिश्रण ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। आप देख सकते हैं तो एक हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक हमारे पास होता है क्यूपरस ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड मतलब CuO भी हो सकता है और Cu2O भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कॉपर का जो वैलेंसी है वो कितना है। कॉपर का जो वैलेंसी है 1 भी हो सकता है और कॉपर का जो वैलेंसी है वो 2 भी हो सकता है। तो वैलेंसी के आधार पर हम लोग कॉपर ऑक्साइड को क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूपरस ऑक्साइड में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमसे पूछा गया है कि जो परसेंटेज है कॉपर और ऑक्सीजन का, ठीक है, वो ऑब्टेन किया जाता है अलग अलग मेथड के द्वारा। तो पूछा गया है कि कौन सा लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ कन्फर्म करता है इसको। ठीक है, कौन सा लॉ इसको कन्फर्म करता है, तो कहेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट
या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थिर अनुपात का नियम। आप किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया क्यों ना देख लेंगे, लेकिन उसमें जो हमारे पास प्रोपोर्शंस होती है, जो अनुपात होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये हम लोग का रूल है। तो तीसरा रूल इसमें लगेगा, इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ प्रोटोन ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो मास ऑफ प्रोटोन है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटोन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम्स होता है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटोन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम होता है। तो बोलेंगे करीब करीब 2000, ठीक है, कितना गुना होता है? तो करीब करीब 2000 गुना होता है, 200 टाइम्स, ठीक है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना गुना होता है? तो बोलेंगे करीब करीब 2000 गुना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और दोनों में तुलनात्मक मान हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट है तो हिंदी में उसको पढ़ेंगे, ठीक है, लगभग 200 गुना होती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ग्राफ आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ स्पीड, वैल्यू ऑफ स्पीड, जो हमारे पास गिवन ग्राफ है उसमें स्पीड हम लोग को बताना है, स्पीड क्या है इसका। आप ध्यान से अगर ग्राफ को अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी समान चाल चल रहा है, ठीक है, ये हमारा समान चाल है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। आप अगर ग्राफ को यहाँ पे देखेंगे, लीनियर ग्राफ यहाँ पे देखिए आपके पास जा रहा है, यानी 1 सेकेंड में 8 मिनट। ग्राफ को आप देखेंगे तो 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकेंड में 8 मिनट, 1 सेकेंड में 8 मिनट, तो 8 मीटर, तो 8/1 हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। आप अगर 16 मीटर देखेंगे तो कितना समय लगता है? 2 सेकेंड लगता है। तो इसको भी काटेंगे, 16 दूना 8 दूना 16, तो ये भी आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे अगर आपको 24 मीटर चलना है तो कितना सेकेंड लग रहा है? 3 सेकेंड। इसको भी काटेंगे तो फिर से आपका क्या आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। यानी आपका जो ग्राफ में दिख रहा है यूनिफॉर्म स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे डिस्टेंस बाई टाइम। एवरेज स्पीड बोलेगा तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा स्पीड का वो आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया? तो लगाया डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया? तो बोला डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें पूछा गया 8 नंबर में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वृत्तीय गति है, समान वृत्तीय गति है, यानी समान एक वृत्त में ऐसे चल रही, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया हमसे कि बताना है स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या मतलब हो सकता है, दोनों कांस्टेंट रहेंगे या दोनों वेरिएबल रहेगा, या फिर कौन क्वांटिटी कांस्टेंट है और कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है। तो हम लोग को पता है कि जो स्पीड और वेलोसिटी है दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें हमारा जो स्पीड होता है, ठीक है, जो हमारा स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। जबकि अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन भी होती है, इसमें हमें डायरेक्शन भी साथ साथ देखना होता है। तो डायरेक्शन वाले क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये बेसिक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी चीज़ें हो रही, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। इस केस में स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में स्पीड तो हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो वेरिएबल होता है। कारण कि इसमें आप देखोगे तो जो डायरेक्शन होता है एट अ सर्टेन पॉइंट, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होता है? चेंज करता है। तो डायरेक्शन हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा वेलोसिटी है, और जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, और उसका जो डायरेक्शन भी होता है वो चेंज करता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में हमसे पूछा गया है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब इसमें से कौन गलत है, जो गलत युग्म है, ठीक है, जो गलत है उसका हम लोग को पहचान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहला ही हमारा गलत हो गया, ठीक है। पूछा गया है कि कौन इसमें इनकरेक्ट है, पहला ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो चुका है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि गलत पूछा है ना, तो गलत हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। बी हमारे पास ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इन चारों में से कोई भी आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी आपका सही है ये। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस भी कहते हैं। लाइसोसोम को सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहते हैं, यानी कि स्रावी कणिकाएं। जबकि न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। यानी बी सी डी तीनों सही है, लेकिन हमसे पूछा है गलत कौन है, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द हाउस नहीं कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है 10 नंबर में कि रूट हेयर ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो रूट हेयर है प्लांट का वो अब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है, अब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल। तो पूछा है प्रोसेस कौन सी होगी, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओस्मोसिस, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओस्मोसिस, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ओस्मोसिस। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास करेक्ट आंसर क्या, हमारे पास ओस्मोसिस है। यानी हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रासरण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रासरण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टिक लगा देते हैं, प्रासरण। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हम लोग रेटिकुलम को पढ़ते हैं यहाँ पर SER और RER, ठीक है, RER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ भी होती है और रफ भी होती है, तो जब रफ होगी तो कहेंगे RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब स्मूथ होगी तो कहेंगे SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में से कौन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, एंडिकुलम, ठीक है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले इट बिहेव एज द ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन द साइटोप्लाज्म, ये भी करेक्ट है, ये भी आपका उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, हाँ ये हमारे पास इससे रिलेटेड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कौन नहीं है, तो कहेंगे इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इट कैन बी द साइट फॉर द सम बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कुछ जैव रासायनिक गतिविधियां हैं उसके लिए मतलब ये उसका स्थल हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें पूछा गया है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है, न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, CRT एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, CRT कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें उसका एक नाम जो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी था, और हम कह सकते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया था, ठीक है। आपको ये थ्योरी कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर बीच से अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल पास नहीं कर पा रहा है, अल्फा रे पास नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ ना कुछ तो कंसनट्रेटेड मास है, और उसी कंसनट्रेटेड मास को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया, और न्यूक्लियस को बोला कि सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, तो ये पता लगाया गया था उसमें। तो रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस का डिस्कवरी सबसे पहले किया, ठीक है। ये सारे के सारे आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो जेम्स चैडविक को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर जेम्स चैडविक को छोड़ दिया जाए तो A नंबर, C नंबर और D नंबर, ये तीनों के तीनों क्या है, मॉडल्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ये एटॉमिक मॉडल्स है। रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया, नील्स बोर ने भी अपना मॉडल दिया, और थॉमसन जे थॉमसन ने भी अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एलिमेंट्स, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होती है, सेम। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कैपिटल जेड।
लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होती है, ठीक है। एटॉमिक मास यानी कि जो द्रव्यमान होती है उसकी, ठीक है ना, उनकी जो परमाणु द्रव्यमान होती है वो अलग होती है। अब परमाणु द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल ए कहते हैं, जबकि परमाणु संख्या को जेड कहते हैं। आप इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं, जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग कहते हैं आइसोटॉप, ठीक है। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलोगे, आइसोटॉप। लेकिन इसका तो करेक्ट आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी नंबर। लेकिन अगर आपसे अगर इस क्वेश्चन को पलट दिया जाए कि वैसे एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, मान लीजिए एटॉमिक नंबर ही अलग हो जाए और एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, तो उसको हम लोग आइसोबार कहेंगे। अगर क्वेश्चन पलट दिया जाएगा, एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास और मास की जगह नंबर कर दिया जाए, तो आंसर हमारा डी हो जाता, यानी आइसोबार हो जाता, ठीक है। लेकिन पूछा गया है ये एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, यानी एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोटॉप, यानी कि समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट। तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। जो तीसरे ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 2n², ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2n², ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर तीसरा ऑर्बिट बोला है, तो n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी में है। n का मान हम लोग लेते हैं 1 से, ठीक है। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, और इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। अगर हम सेल की बात करेंगे, ठीक है, तो जो सेल होती है हमारे पास, ये कोशिका वाली सेल नहीं है, बल्कि जो हमारे पास ऑर्बिट है वो वाला सेल है। तो पहले सेल का नाम होता है के, दूसरे सेल का एल, तीसरे सेल का एम, और चौथे सेल का एन, KLMN। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपका जो रहता है वो रहता है 2, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रहता है आपका 8, उसी प्रकार एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है 18, एन में आपका रहता है 32। तो हमने कैसे पता किया, 2n² का जो फॉर्मूला होता है उससे हमने पता किया। n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है, n है नंबर ऑफ सेल। पहला सेल को k, दूसरा सेल को l, तीसरा सेल को m, और चौथे सेल को n कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 18, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक फोर्स है 1 न्यूटन का, है ना, एक बल लगता है एक अच्छा यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा स्टेटमेंट आगे पीछे है, लेकिन है सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, यानी बल लगता है आपका 1 न्यूटन का, और जो मास है द्रव्यमान वो भी कितना है, 1 kg का है। तो पूछा गया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होती है वो ma के बराबर होती है, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना है, 1 है, m का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे m का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है, तो इक्वल टू a निकालना है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, यानी तुरंत कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है तो आप बड़े ही आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करते हो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया यानी जड़त्व का गुण, ठीक है। जड़त्व का गुण क्या होता है, तो जड़त्व का गुण जो होता है कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये लगभग हर एक वस्तु में होता है। जो जड़त्व का गुण होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वो लगभग क्या होता है, तो लगभग वो हर ऑब्जेक्ट में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होता है। और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ के द्वारा भी इसको दिखाया गया है कि अगर कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, या अगर मान लीजिए वो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, अगर रुका हुआ अवस्था में है तो रुकू ही रहेगी, जब तक कि कोई भी उसमें बाह्य बल लगाया नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और अगर इंग्लिश का अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लिश में भी इसी सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे क्या होता है, सेम हो सकता है। आपको जो समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे मूव करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर यहाँ पे देखोगे, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है हमसे, बोला है कि हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स, ठीक है, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा जब एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास कितना है 6 kg। तो हमने अभी आपको तुरंत बताया कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए।
तो मास आपके पास कितना दिया गया है, तो बोलेंगे 6 kg। एक्सेलेरेशन कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 चौके 24 न्यूटन। फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, बोलेंगे 24 न्यूटन। 6 kg द्रव्यमान का जो गेंद है उसका त्वरण कितना है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बोला है कि उसके लिए कितना बल की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितना बल की आवश्यकता होगी। तो आंसर आएगा 24 न्यूटन, यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 17 का हो गया बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया जाइलम इज मेड ऑफ। जाइलम जो है पादप हार्मोन है, ठीक है। जाइलम का काम होता है जल का परिवहन, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, जल का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। आपको याद रखने के लिए हमने बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और वाटर के साथ साथ जो होता है ये मिनरल्स का, यानी जो खनिज पदार्थ होती है उसका भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और दूसरा पादप हार्मोन में एक आता है आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम होता है फल, है ना। फ्लोएम का मतलब फूड, जो मतलब फूड मटेरियल होता है, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको डिफरेंट पार्ट, जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उस तक पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं प्लांट हार्मोन है। हमसे पूछा गया है कि जाइलम किससे बना हुआ होता है, ठीक है। तो जाइलम दोनों चीज से मिलाकर बना हुआ आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें ट्रैकेट्स भी होते हैं और वेसल्स भी होते हैं। ट्रैकेट्स और वाहिकाएं इसमें दोनों से मिलकर बनी होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टेंडन इज ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, है ना। टेंडन एक ऐसी संरचना है जो किसको जोड़ती है, ठीक है। टेंडन किसको जोड़ती है, तो टेंडन जो है वो जोड़ती है मसल्स और बोन को, ठीक है। टेंडन किसको जोड़ती है, मसल्स और बोन को, यानी जो हमारी मांसपेशियां होती है और जो हड्डियां होती है उसको जोड़ने वाला ये टिश्यूज है, ठीक है। तो कह सकते हैं जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो उत्तक होती है उसे हम लोग टेंडन के नाम से जानेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन मेट विथ एक्सीडेंट, मतलब एक इंसान को दुर्घटना हो गया है जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई हैं, ठीक है, यानी 2 लॉन्ग बोन्स हैंड वेयर डिसलोकेटेड। तो विच अमंग द फॉलोइंग में बी द पॉसिबल रीजन, कारण क्या है पूछा। इसमें कारण क्या क्या हो सकता है, तो इसमें कारण होता है लिगामेंट का टूट जाना, जो लिगामेंट ब्रेक है, ठीक है, जो हमारा लिगामेंट ब्रेक है उसका टूट जाना, इसका कारण क्या है, लिगामेंट ब्रेक का टूट जाना। अगर ये टूट जाएगा तो उस स्थिति में क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो उखड़ जाती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 21। इसमें पूछा गया है कि द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो मास नंबर आपका दिया गया है कितना दिया है 23, और पूछा गया हैज 12 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना है 12। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। आपसे पूछा गया है कि जो आपका न्यूट्रॉन की संख्या है ना, न्यूट्रॉन कितना आपके पास दिया है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, और मास नंबर कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग P बराबर क्या करेंगे, तो 23 में से 12 घटा देंगे, तो 23 में से 12 घटा दोगे तो बचेगा 11। तो 11 आपका प्रोटॉन का नंबर है, और जो आपका प्रोटॉन का नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। जो आपका परमाणु संख्या है ना, जो आपका परमाणु संख्या है वही आपका प्रोटॉन की संख्या है। तो डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब किसी भी परमाणु या किसी भी एटम का न्यूक्लियस में, है ना, या उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, P प्लस एन इज इक्वल टू ए। पी क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, एन होता है न्यूट्रॉन की संख्या, और ए होता है एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है हमसे कि ऑन कन्वर्टिंग 300 केल्विन टू सेंटीग्रेड, बोला है केल्विन को हम लोग को, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 22 नंबर में कि हमें क्या करना है, इसको केल्विन को बदलना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ना कि अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है तो हम लोग 270 जब ऐड कर देते हैं, 273 ऐड करते हैं तो केल्विन में आ जाता है, किस में आ जाता है, केल्विन में। लेकिन अगर सेंटीग्रेड में ही लाना है
तो केल्विन स्केल से माइनस कर देंगे 273, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब सेंटीग्रेड में रहता है सेल्सियस में तो 273 ऐड करते हैं तो केल्विन में आता है, लेकिन केल्विन से अगर वापस सेंटीग्रेड में लाना है तो माइनस करना होगा। तो केल्विन स्केल कितना दिया है, 300 दिया हुआ है, माइनस कितना करते हैं 273, तो घट के कितना आ जाएगा 27। हमारा आंसर घटने के बाद कितना आ जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री स्केल में कितना आ जाएगा 27, केल्विन स्केल में 300 अगर है तो डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा 27 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे गिवेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी जो दिया गया द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो दिया गया द्रव्यमान है उसमें से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से। तो 96 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 96 ग्राम दिया है किसका, कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि गिवेन मास यानी छोटा वाला m आपके पास 96 हो गया, और कैपिटल M का मतलब होता है मतलब मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास। तो ये होता है 12, कार्बन के लिए कितना होता है 12। अब 12 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मोलों की संख्या है नंबर ऑफ मोल है वो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके बारे में क्या कहेंगे। तो कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। दो पार्टिकल्स है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, तो दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि अगर बात करेंगे तो उनका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का जो दूरी होता है ना उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूरे फॉर्मूला की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है तो Gm1 m2, ठीक है, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, जी यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। यूनिट आप यहाँ पे निकाल लोगे। आपके पास मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लोगे यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि इफ स्पेसशिप, एक हमारे पास स्पेसशिप है जिसका डिस्टेंस जो दिया गया है ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब जो डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है दुगुना दिया है किसका डिस्टेंस से, अर्थ का डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होती है कितना होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमारा आंसर होना चाहिए इसमें 2 पॉइंट, ठीक है, हमारा जो आंसर होता है यहाँ पे 2.45। अगर डायरेक्टली आपसे पूछता तो 9.8 लिखते, ठीक है, 9.8 लिखते, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ये 2 गुना देखिए आपके पास क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे G इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे Gm/r², ठीक है, G इक्वल टू क्या होता है Gm/r² होता है, ठीक है। तो बोला है कि 2 गुना रेडियस बढ़ रहा है, 2 गुना रेडियस बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे G भी कांस्टेंट होगा, M भी कांस्टेंट होगा, G भी कांस्टेंट होगा, M भी कांस्टेंट होगा, यानी जो G आपका यहाँ पे देखेंगे स्मॉल g वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का, 1/r² का, ठीक है। इसका मतलब है कि रेडियस अगर डबल है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग को जब निकालना है तो हम लोग 9.8 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से आप जैसे इसको आप डिवाइड करते हो, ठीक है, 4 से आप जैसे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो करीब करीब 2.45 आना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो गया 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया, तो स्मॉल g इक्वल टू क्या होता है कैपिटल G इंटू मास और नीचे में होता है r का स्क्वायर। आर हमारा क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ।
तो जब रेडियस ऑफ द अर्थ को डबल कर दिया गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी 4 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जी का वैल्यू 4 गुना छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 26। तो 20 अब हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 26 नंबर। 26 में पूछा गया है कि द डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ऐसे डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। और मास का मतलब होता है द्रव्यमान और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और डेंसिटी को हम लोग हिंदी में घनत्व कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। क्या होता है अपेक्षिक घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व पूछा गया है किसके इक्वल होगा, है ना, किसके इक्वल होगा। तो किसी भी सबस्टांस का जो डेंसिटी है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड सबस्टांस से, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड सबस्टांस से। यानी जो घनत्व है किसी पदार्थ का, जो घनत्व है उसका परमाणिक पदार्थ का जो घनत्व है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बोलो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे, उसमें आप यहाँ पे देखोगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें पूछा गया है कि द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इवॉल्व बाय द लिनियस, लिनियस के द्वारा किस तरह का, ठीक है, लिनियस के द्वारा किस तरह का सिस्टम यहाँ पे जो है लाया गया था। तो 27 में हमसे पूछा गया है, तो हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोलेंगे बाइनोमियल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, द्विपदी, द्विपदी। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे पूछा गया है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का जो मूल इकाई है वो क्या होती है। तो वर्गीकरण का जो मूल इकाई होती है वो हमारा होता है प्रजाति, यानी कि स्पीसीज। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, कि कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसमें आपका जो होता है किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए जो मूल इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, वो हमारा होता है प्रजाति, यानी कि स्पीसीज, ठीक है। उसके आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं। तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर आप यहाँ बात करोगे सवाल नंबर 29, तो सवाल नंबर 29 में पूछा गया हमसे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, उसको किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। मतलब एंजियोस्पर्म जो है वो पौधे की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, विशेषता है। तो किस प्रकार की विशेषता है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फल में बंद बीज, ठीक है, फल में बंद बीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीड्स इंक्लूड इन द फ्रूट, सीड्स इंक्लोज इन द फ्रूट। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, 29 का ऑप्शन नंबर बी, सीड्स इंक्लोज इन द फ्रूट्स, यानी कि फल में जो बंद बीज होते हैं, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप बोलेंगे बनता कैसे है, तो बोलेंगे क्विक लाइम, यानी CaO से जब वाटर का रिएक्शन होता है, ठीक है, जब CaO से जब वाटर का रिएक्शन होता है तो ये बना देता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसी को हम लोग स्लैक लाइम भी कहते हैं, इसी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, अ पोर्टर कैरिंग 20 kg, ठीक है, एक हमारे पास जो पोर्टर है ना, कुली जो है वो 20 kg का बॉक्स उठाया हुआ अपने माथे पर और 10 मीटर जो है वो ट्रैवल करता है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तब पूछा गया कि वर्क डन कितना होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो हमारा जो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं इसमें कि एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका जो है आपका खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब वो चुपचाप खड़ा है। अगर मान लीजिए, तो जब चुपचाप खड़ा रहता है तो उस स्थिति में वर्क डन 0 हो जाता है, ठीक है। अगर चुपचाप खड़ा रहता है, ठीक, अगर मान के चलिए आपके पास खड़ा रहता है तो उस स्थिति में आपके पास क्या होता है, 0। लेकिन यहाँ पे बोला गया है वो 10 मीटर चलता भी है, 10 मीटर चलता भी है, यानी हम लोग को MGH यहाँ पे लगाना पड़ेगा, MGH यहाँ पे लगाना
पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग mgh यहाँ पे लगा देंगे तो मास हमारे पास कितना दिया है 20, जी का वैल्यू ले लेते हैं 9.8, कुछ नहीं देगा तो 9.8 ले लेंगे, और आपके पास 10 मीटर चला हुआ है। अब गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 0 0 9 दूना 18, ठीक है, 8 दूना का 16, 9 दूना 18 में कितना हो जाएगा 19, पॉइंट बिठा देंगे तो आपका हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है, हाँ 1980, कितना हो जाएगा आपका 1980। आप गुना करेंगे 20 गुना 9.8 गुना 10 तो 1980 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1980 जूल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये चुपचाप खड़ा रहता, अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क डन हो जाता 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी 0 नहीं होगा क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि 10 मीटर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चलता भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे mgh निकालेंगे यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आगे हमारा 1980 जूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सवाल नंबर 32। तो 32 में हमसे पूछा गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, काइनेटिक एनर्जी जो दिया गया है वो दिया है 1 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 1 जूल दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। तो हाफ लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, मास कितना दिया 1 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया v का स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है आपका 1 दिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 1, तो आप यहाँ पे क्या करोगे v² बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। तो 2 को अंडर रूट में ले लेंगे हम लोग, 2 को जैसे अंडर रूट में आप लेंगे तो √2 का जो वैल्यू होता है करीब करीब 1.44 आता है। √2 का जो वैल्यू आपका है करीब करीब 1.44 आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस एक काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलोगे हाफ mv² होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया यहाँ पे 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 33। इफ अ मशीन टेक्स 5 सेकेंड, ठीक है, इफ अ मशीन टेक्स 5 सेकेंड टू डू 2500 जूल ऑफ द वर्क, ठीक है। अगर एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन हमारे पास दिया गया है वो 5 सेकेंड के लिए काम करता है तो 2500 जूल काम कर देता है, तो बोले इसका पावर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका पावर कितना होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पावर होता है, ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पावर होता है पावर, ठीक है, तो पावर हमारे पास क्या होता है वर्क बाय टाइम, ठीक है, पावर क्या होता है बोलेंगे वर्क बाय टाइम, ठीक है, वर्क बाय टाइम, ठीक है। तो वर्क हमारे पास कितना दिया गया 2500, वर्क कितना दिया 2500, और आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 5 सेकेंड समय दिया गया है, तो 5 से काट दीजिए यहाँ पर, तो 5 बार में कट गया यानी कि 500 वाट, कितना हो गया 500 वाट। अब 500 वाट को 1000 से डिवाइड कर देंगे ना तो आपका आ जाएगा 0.5 किलोवाट। आंसर क्या आ जाएगा 0.5 किलोवाट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसका शक्ति क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी यानी कि वर्क डन यानी कि ऊर्जा बटा टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिला यहाँ पे कितना आंसर तो बोलेंगे 0.5 किलोवाट। 500 वाट को हम लोग किलोवाट में बदल दिए 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। तो 33 का आंसर इस प्रकार से आपको हो सकता है। 34 नंबर आप यहाँ पे देखोगे तो 34 नंबर आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेस काला जार, ठीक है। बोला है कि इनमें से कौन ऐसा जो है वो काला जार को मतलब काउज करता है, ठीक है, मतलब काला जार के लिए कौन सा होता है 34 में पूछा गया है। तो काला जार के लिए हमारे पास क्या होता है लेशमैनिया, ठीक है, काला जार के लिए लेशमैनिया। आप इसको शॉर्ट में KL राहुल से याद रख लेंगे, ये आपका इंडियन क्रिकेटर है तो इसके नाम से याद रख लीजिए, ये याद रखने के लिए है बस ऐसे ही, ठीक है। काला जार, काला मतलब KL राहुल, ठीक है। तो काला जार हमारे पास है वो किसके वजह से होता है तो बोलेंगे लेशमैनिया की वजह से होता है, ठीक है, लेशमैनिया की वजह से होता है। ये लेशमैनिया जो है वो आपका काला जार का कारण बनता है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करेंगे 34 का करेक्ट आंसर हो गया आपका डी नंबर, ठीक है, लेशमैनिया। तो उसके बाद हमारे पास है 35 नंबर। 35 नंबर में पूछा गया है कि कम्युनिकेबल यानी जो संक्रामक बीमारियां होती है, ठीक है, फैलने वाली जो बीमारियां होती है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर कम्युनिकेबल, ठीक है। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, वो किसके वजह से होती है तो बोलेंगे पैथोजन की वजह से होती है, जो रोगजनक, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे पैथोजन की वजह से होती है यानी ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी, ये रोगजनक की वजह से होती है, ठीक है, यानी कि पैथोजन की वजह से होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 36 नंबर, तो 36 नंबर में पूछा गया है कि इन स्टेथोस्कोप, आप सबको पता होना चाहिए स्टेथोस्कोप क्या होता है। हमारा जो हृदय का जो धड़कन है, जो हार्ट बीट होता है ना, उसके साउंड्स को, है ना, उसको हम लोग को मेजर करने का ही काम करता है। तो पूछा गया है कि द साउंड ऑफ हार्ट बीट ट्रेवल थ्रू द स्टेथोस्कोप ट्यूब, मतलब जो साउंड जो होता है वो क्या करता है, स्टेथोस्कोप की नली में गमन करता है, ठीक है। तो जब ये उसमें ट्रैवल करता है तो किस प्रकार से ट्रैवल करता है ना, तो कहेंगे यहाँ पर बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन इन द ट्यूब। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 37 नंबर का, नहीं सॉरी 36 नंबर का, तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन इन द ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, जो ट्यूब के अंदर रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती है, इसके वजह से, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको आप हिंदी में देखना चाहोगे तो हिंदी में क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो हिंदी में होता है यहाँ पे नली में बारंबार परावर्तन, यानी लगातार जो हमारा नली है उसके अंदर लगातार परावर्तन, कंटिन्यूअसली जब रिफ्लेक्शन होता है ना, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, इसके वजह से सुनाई देती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 37 नंबर, तो 37 नंबर पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस द लिनर शुड बी फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू द हियर द क्लियर इको, मतलब क्लियर इको, ये तो आपके पास डायरेक्ट मतलब सवाल आ गया, बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बोलेंगे 17.2 मीटर। पूछा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने की सतह से श्रोता यानी जो लिसनर है सुनने वाला, वो कम से कम का दूरी कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे 17.2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 17.2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, ठीक है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है, इनमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है, तो बोलेंगे हमारे पास यहाँ पे स्टील, हमारे पास जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट से क्वेश्चन है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टील, यानी ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके पास क्या है, सॉलिड है। स्टील अगर बात करेंगे तो स्टील क्या आपका सॉलिड है, तो सॉलिड में ज़्यादा होता है। आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मोशन की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो जो साउंड का स्पीड होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद होता है गैस में, ठीक है। तो गैस में सबसे कम स्पीड होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपका, गैस है, हवा भी गैस है, समुद्री जल भी क्या है आपका, द्रव है, लिक्विड है, ठीक है। तो हमारा आंसर सॉलिड होगा, यानी कि स्टील होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे 2 क्वेश्चन और लास्ट बचे हुए हैं, तो हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। 39 नंबर सवाल है कि सोलर रेडिएशन जो सौर विकिरण है वो गर्म करता है, ठीक है, वो गर्म करता है, तो हम लोग कैसे इसको जानेंगे, तो लैंड्स फास्टर देन वाटर बॉडी, ठीक है। ये किसको, जमीन को, हमारा जो भूमि होता है, ठीक है, जो हमारा स्थल होता है उसको ये हीट करता है, गर्म करता है बड़ा तेजी से, एज कंपेयर टू द वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के तुलना में, है ना, जो पानी का जो स्रोत होता है, जो जल निकाय होता है, उसकी तुलना में ये जमीन को, भूमि को, लैंड को बहुत ज़्यादा तेजी से गर्म करता है। अगर आप हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो हीट ट्रांसफर का, यानी कि जो उष्मा का ट्रांसफर करने का, स्थानांतरण करने का 3 तरीका होता है। एक तरीका आपके पास होता है कंडक्शन, ठीक है, एक तरीका आपके पास क्या होता है, बोलेंगे कंडक्शन। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, कन्वेक्शन। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, कन्वेक्शन। और तीसरा तरीका क्या होता है, रेडिएशन, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है आपका, रेडिएशन। कोई दिक्कत है, एक हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन, तीसरा होगा रेडिएशन, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, रेडिएशन, ठीक। तो सोलर रेडिएशन जो हमारे पास है, कंडक्शन है, फिर कन्वेक्शन है, फिर रेडिएशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंडक्शन का, कन्वेक्शन का, रेडिएशन का, ठीक। आपका यहाँ पे आखिरी सवाल यहाँ पे आ जाता है, सवाल नंबर 40, ठीक है। तो सवाल नंबर 40 आपके पास यहाँ पूछा गया, ठीक है, कि ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर मेनली,
किस प्रोसेस से, किस तरीका से जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में कैसे रिटर्न होता है, तो बोलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। 40 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया है ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में किस प्रोसेस के द्वारा रिटर्न होता है, तो कहेंगे हम लोग यहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप इसी को हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पूछा गया है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में आप वापस आती है ना, वायुमंडल का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो किस तरीका से आती है, तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम के द्वारा, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम के द्वारा ये वापस आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया 40 का हो गया आपके पास सी नंबर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो वीडियो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। 40 में 40 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, और ये आपका जो MCQ है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यहाँ से आपको जो है एक आइडिया मिलेगा कि आखिर जो बोर्ड का जो प्रिपरेशन है हमें किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आप अब देखेंगे कि 40 में आपके कितने मार्क्स आ पाते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। अगर 40 में 40 नहीं भी आ रहे हैं तो अगर आपका 35 प्लस आ रहा है तो समझ सकते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो तैयारी है बहुत ही बेहतर है। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए, बोर्ड एग्जाम का प्रॉपर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं, इसके तुरंत बाद ही आपका जो है दूसरे सब्जेक्ट भी आपका इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहले बार आए हैं, तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।